हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आज आपके सामने इस वीडियो में मैं मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके सामने आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास और मेरी यह मेहनत आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं कि मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या महत्वपूर्ण योगदान रखता है और यह हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना आवश्यक क्यों है। और मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के कंसेप्ट से विभिन्न परीक्षाओं में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें मानसिक आयु का संप्रत्यय। आपके लिए जानना आवश्यक है कि मानसिक आयु किसे कहते हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मानसिक आयु जो है वह बुद्धि स्तर का सूचक मानी जाती है और यह किसी भी बालक की मानसिक परिपक्वता को प्रकट करती है कि कोई बालक किसी भी काम को कितने अच्छे ढंग से निपटाने की या पूरा करने की एक कुशलता अपने अंदर रखता है या एक क्षमता अपने अंदर रखता है, उसको मानसिक आयु के द्वारा प्रकट किया जाता है। और इस संबंध में डॉक्टर माथुर लिखते हैं कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है। यानी कि जो व्यक्ति या बालक किसी भी कार्य को कितनी सफलता के साथ में, किसी कुशलता के साथ में कर लेता है, उसको मानसिक आयु के माध्यम से इंगित किया जाता है। वह आगे कहते हैं कि तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा की जाती है। यानी कि वो आयु विशेष क्या हो सकती है, इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मानसिक आयु का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ देखिए, मानसिक आयु से तात्पर्य यह है कि यदि बालक 12 वर्ष के सामान्य बालक के करने योग्य कार्य को पूर्ण कर लेता है। यहाँ पे एक एक शब्द को बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखने की कोशिश की है कि यदि बालक 12 वर्ष के सामान्य बालक के करने योग्य कार्य को पूर्ण कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष मानी जाती है। यदि 12 वर्ष का बालक 14 वर्ष की आयु के करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष मानी जाती है। भले ही उसकी वास्तविक आयु या जैविक आयु कुछ भी हो, लेकिन उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के आधार पर जो वह कार्य कर लेता है, यानी कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों के बराबर भी या बालक के बराबर भी वह कार्य कर लेता है, वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। आगे देखिएगा कि यदि वही बालक 10 वर्ष की आयु के करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लेता है, यानी कि आयु तो है, जैविक आयु है 12 वर्ष, और वह केवल 10 वर्ष के बालकों वाले कार्यों को ही कर पाता है, तो आयु के करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लेता है किंतु इससे आगे के कथनों को या प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाती है। यानी कि कोई बालक अगर 12 वर्ष का है और वह 14 वर्ष के दिए गए निर्धारित कार्यों को पूरा कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष मानी जाएगी। और यदि वह नहीं कर पाता है या 12 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष के बालकों के लिए जो कथन या प्रश्न दिए गए हैं केवल उनको ही सोल्व कर पाता है, उनको ही हल कर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष ही मानी जाती है, भले ही वह जैविक आयु 12 वर्ष रखता हो। आगे बढ़ते हैं। जब शारीरिक व मानसिक आयु का योग बराबर होता है तो बालक औसत बुद्धि का माना जाता है। यानी कि अगर बालक की वास्तविक आयु या जैविक आयु 12 वर्ष है
और वह 12 वर्ष के दिए हुए निर्धारित प्रश्नों को हल कर लेता है तो वह औसत बुद्धि का माना जाता है। जब बालक की मानसिक आयु शारीरिक आयु से अधिक होती है तो बालक उच्च बुद्धि का माना जाता है, और जब शारीरिक आयु की अपेक्षा मानसिक आयु कम होती है तो बालक निम्न बुद्धि स्तर का माना जाता है। आगे देखिएगा, मानसिक आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रत्यय मैंने इसलिए शामिल किए हैं जिससे आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इनके माध्यम से कर सकें, और इसको मैंने पॉइंट के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें देखिएगा कि मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जिससे बालक किसी बुद्धि परीक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है। यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा कि जब हम किसी भी बालक का मानसिक आयु का आकलन करते हैं तो उसके लिए हमें बुद्धि परीक्षणों को प्रयोग में लाना होता है। इसी चीज को यहाँ पे मैंने शामिल किया है कि मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जिसे बालक किसी बुद्धि परीक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है। अगर हम मानसिक आयु की गणना किसी और परीक्षण के माध्यम से करना चाहें तो नहीं कर सकते, उसके लिए केवल हमें बुद्धि परीक्षणों का ही प्रयोग करना होगा। इसके अलावा जो वास्तविक आयु से तात्पर्य बालक की जैविक आयु से है। यहाँ पे आपके सामने एक कंसेप्ट आएगा थोड़ी देर में, उसको बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि वास्तविक आयु से तात्पर्य उसकी बालक की जैविक या क्रोनोलॉजिकल एज से होता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु मैंने यहाँ पे दिया है कि वह आयु स्तर जिस तक बालक एक परीक्षण पर दिए गए अधिकतम प्रश्नों या कथनों को हल कर लेता है उसे उस बालक का आधार वर्ष या बेसल एज कहा जाता है। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा कि बालक का आधार वर्ष कौन सा होता है, यानी कि जो जहां पर बालक अधिकतम प्रश्नों को हल कर लेता है, यानी कि 12 वर्ष का बालक है और वह 14 वर्ष के बालक द्वारा के निर्धारित प्रश्नों को या 15 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्नों को हल कर लेता है, तो जो अधिकतम वो सीमा होती है वह सीमा आधार वर्ष या बेसल एज कहलाती है। आगे देखिएगा, अगला बिंदु मैंने यहाँ पे दिया है कि वह आयु स्तर जिस तक बालक एक परीक्षण पर दिए गए निम्नतम प्रश्नों या कथनों को भी हल नहीं कर पाता तो उसे उस बालक का टर्मिनल वर्ष कहते हैं। यानी कि 12 वर्ष का बालक है और वह 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्नों को ही हल कर पाता है तो या उससे आगे नहीं बढ़ पाता है, तो जो वो जिस सीमा तक वह पहुंचा है उसको वहां पर उसका टर्मिनल वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, पहला है बेसल एज जो अधिकतम सीमा की ओर इंडिकेट करता है, और दूसरा है टर्मिनल एज जो निम्नतम सीमा की ओर इंडिकेट करता है। इसके अलावा आगे देखिएगा कि बिने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विकास की वह अभिव्यक्ति है जिसे उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। आगे देखिएगा, छठा बिंदु मैंने यहाँ पे दिया है कि मानसिक आयु संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने, जो अल्फ्रेड बिने हैं बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में इनका बहुत नाम लिया जाता है, तो उनके द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया है और जो फ्रांस के निवासी थे। इसके अलावा मानसिक आयु प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोनों पॉइंट जो आपके सामने भी आए हैं कि मानसिक आयु का जो कंसेप्ट दिया गया है वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है, और दूसरा है कि मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है इसको सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो 1908 में प्रकाशित किया गया था उसको प्रयोग में लाया गया था। इसके अलावा बिने ने मानसिक आयु को ज्ञात करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण बालकों की अलग अलग आयु क्रम के अनुसार किया। यानी कि यहाँ पे जो स्पष्ट यहाँ पे करना चाहूंगा आपके लिए कि जब बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाए तो उसमें उसने जो आयु क्रम रखा वो कुछ परीक्षणों में 3 वर्ष से 13 वर्ष रखा, कुछ में 3 वर्ष से 16 वर्ष रखा, कुछ में 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष रखा। यानी कि आयु क्रम के अनुसार उन्होंने प्रश्न बनाए। कैसे कि 3 वर्ष के बालक के लिए अलग कथन, 4 वर्ष के लिए बालक के लिए अलग कथन, 5 वर्ष के लिए अलग, 6 वर्ष के लिए अलग, 7 वर्ष के लिए अलग। इस प्रकार से उन्होंने कथनों को कठिनता स्तर के क्रम में बनाए रखा
और इसमें कुछ ईयर ऐसे भी दिए गए, यहाँ पे बता दूं आपको कि कुछ ईयर ऐसे भी दिए गए जहाँ पे उन्होंने प्रश्नों को नहीं रखा और उन्होंने ये माना कि इस आयु में या इस अवस्था में बालक के अंदर उसकी आयु पर या मानसिक आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन, उस पर लगातार आपके लिए नई नई वीडियोस डाली जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः मैंने शिक्षा मनोविज्ञान और इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास, विकास और समस्याएं और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और समसामयिक भारत एवं शिक्षा, ये विषय हैं जो बीएड और बीटी से संबंधित हैं और अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं विषयों से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और डीएलएड से संबंधित प्रश्नों के वीडियोस आपके लिए यहाँ पर शामिल किए हैं। और मुख्यतः यहाँ पे मैंने जो पीपीटी के माध्यम से जो भी आपके सामने एक सार संग्रह प्रस्तुत किया, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए कुछ सामाजिक अध्ययन से संबंधित भी मैंने यहाँ पे वीडियोस सेंड किए हैं। तो यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल बीएड और बीटीसी के लिए ही है, बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको शामिल किया है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी से कि मेरा यह यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ को बढ़ते हैं। यह है बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। वास्तव में जब किसी बालक को जो प्रतिभा प्राप्त होती है, यानी कि कोई बालक है, उसको जो गॉड गिफ्टेड उसको प्रतिभा प्राप्त हो रही है, उसकी मात्रा को बताने वाली संख्या बुद्धि लब्धि कहलाती है। अर्थात कोई बालक या व्यक्ति कितनी मात्रा बुद्धि की रखता है या ईश्वर ने उसको कितनी मात्रा में बुद्धि दी है, उसकी माप का जो आधार है वह बुद्धि लब्धि कहलाती है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि दूध को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है, कपड़े को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, दूरी को नापने के लिए मीटर या किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो इस प्रकार के मानक बने हुए हैं, उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का मापन करने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि कंसेप्ट को यहाँ पर एक जनरेट किया है, सर्जित किया है। और इसे अंग्रेजी में, यानी कि जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसको आईक्यू कहा जाता है। और अक्सर कक्षाओं में, क्लासेस में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आईक्यू की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कोशिएंट। और ये एग्जाम में लिखने के लिए भी आती है, इसलिए इसको ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसे बुद्धि की इकाई भी कहा जाता है। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि की इकाई लिखिए, तो बुद्धि की इकाई जो है वो बुद्धि लब्धि या आईक्यू, या जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोशिएंट कहते हैं, बताई गई है। आगे देखिएगा, बुद्धि लब्धि संबंधित महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो आपके लिए जानना आवश्यक है, उसमें पहला है कि बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने तथा उनके सहायक थियोडोर साइमन द्वारा सन 1905 में किया गया। ये कथन आप अपने जब इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाना चाहिए कि पहला वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया, जो 1905 में बनाया गया। और केवल वो अकेले नहीं थे इस काम में, उनके साथ में उनके सहायक, उनके सहयोगी साइमन, अक्सर किताबों में साइमन आता है लेकिन इनका पूरा नाम जो है थियोडोर साइमन है, उन्होंने इस परीक्षण को बनाया। तो यहाँ पे उन्होंने शुरुआत जो की 1905 से की। हालांकि अल्फ्रेड बिने ने अपने परीक्षणों के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो 1895 से ही कर दी थी, लेकिन पहली बार जो वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण पब्लिश किया गया आधिकारिक और विधिक रूप में, वह 1905 में किया गया। एक वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर निर्माण किया गया और उसको प्रकाशित किया गया। और इसको जितना भी बड़ा मनोवैज्ञानिक और शिक्षा जगत था, उस सभी ने इस परीक्षण का स्वागत किया। इसके अलावा बुद्धि लब्धि नामक प्रत्यय का सबसे पहले प्रतिपादन, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समझिएगा यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि जो कंसेप्ट है उसका सबसे पहले प्रतिपादन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विल्हेम ईस्टन ने किया था। यहाँ पे बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जो उन्होंने विलियम
ईस्टर्न ने या विल्हेम ईस्टर्न ने जो 1912 में बुद्धि लब्धि के लिए जो परीक्षण या एक तरह से कंसेप्ट निर्मित किया था, उसका नाम उन्होंने रखा था मानसिक लब्धि। लेकिन बाद में इसको चेंज करके बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि कंसेप्ट का जो प्रतिपादन किया वह विलियम ईस्टर्न के द्वारा 1912 में किया गया था, क्योंकि 1911 में अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो आगे काम शुरू किया वो साइमन ने, टर्मन ने और ईस्टर्न ने, इन तीनों लोगों ने आगे काम अपना बढ़ाया। आगे देखिएगा कि बुद्धि या बौद्धिक क्षमताओं का मापन करने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग या प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन द्वारा सबसे पहले किया गया। यानी कि सबसे पहले जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, उन्होंने इस आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। प्रयोग से मतलब यहाँ पे यह है कि इसको परीक्षण में लागू किया। यहाँ पे बुद्धि का मापन करने हेतु बुद्धि लब्धि नामक प्रत्यय को सन 1916 के बुद्धि परीक्षण में प्रयोग में लाया गया। और ये काम क्या लाने का, इसको टर्मन के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आईक्यू शब्द का प्रयोग किया गया, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया गया, वो अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा बनाए गए परीक्षणों के अंतर्गत किया गया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि कंसेप्ट को सबसे पहले जो प्रतिपादित किया मानसिक लब्धि के रूप में, वो किया गया विल्हेम ईस्टर्न के द्वारा, जो कि जर्मनी के निवासी थे। और इसको प्रयोग में लाया गया सबसे पहले वो टर्मन के द्वारा, जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था 1916 में, उसमें इसको प्रयोग में लाया गया। इसके अलावा बुद्धि लब्धि का प्रयोग अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, क्योंकि टर्मन जो थे वो अमेरिका के निवासी थे, इसीलिए इस परीक्षण को सबसे पहले अमेरिका के अंदर प्रयोग में लाया गया। आगे देखिएगा, छठा बिंदु है यहाँ पर कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो 1916 का परीक्षण था जिसमें बुद्धि लब्धि को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, वो उस परीक्षण का नाम था स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर स्टैनफोर्ड जो है वो अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहाँ के प्रोफेसर थे टर्मन और बिने। क्योंकि बिने की सीरीज में इस आईक्यू को प्रयोग में लाया गया, तो इसीलिए यहाँ पे बिने नाम जोड़ा गया और इसका पूरा नाम है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण 1916। तो इसको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ध्यान से। इसके अलावा बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने हेतु जो इसका सूत्र है या फार्मूला है, वो भी आपको अपनी जबान में याद होना चाहिए। जबान से मतलब यह है कि इसको हमेशा अपने अभ्यास में लाना चाहिए। वो क्या है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसको शॉर्ट में कहते हैं IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। दोबारा सुन लीजिएगा, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। जो MA है ये मेंटल एज है, अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको वास्तविक आयु भी कहते हैं, इंटू 100। आगे देखेगा, यहाँ पर टर्मन के द्वारा जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ IQ प्रस्तुत किया गया वो आपके सामने है। यहाँ पर मुख्यतः बात ध्यान दीजिएगा कि अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यह होता है कि सामान्य बालक की IQ कितनी होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ का कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं कि 90 से 120 है, 130 है, लेकिन यहाँ पर सही है 90 से 109, जो मनोवैज्ञानिक टर्मन के द्वारा बताई गई है। इसके अलावा इससे 90 से नीचे जितने भी 5 कैटेगरी बनी हुई हैं, ये सारी मंदबुद्धि या उसकी अलग श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। और इसके ऊपर जो श्रेणियां बनी हुई हैं वो सुपीरियर, वेरी सुपीरियर या जीनियस बालक की ओर संकेत करती हैं। आगे देखिएगा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की प्रक्रिया। ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसी बुद्धि परीक्षण पर आए बालक के प्राप्तांकों के आधार पर मानसिक आयु की गणना की जाती है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बुद्धि परीक्षण पर, यानी कि किसी और परीक्षण का प्रयोग हम IQ जानने के लिए नहीं करते हैं, ना एटीट्यूड टेस्ट का, ना एप्टीट्यूड टेस्ट का, ना एजुकेशनल टेस्ट, कोई एजुकेशनल टेस्ट हो उसका, बल्कि केवल
बुद्धि परीक्षण का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा उसे वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुना कर दी जाती है। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी शामिल किया है, इसको देखिएगा कि यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा बुद्धि परीक्षण पर उसी बालक की मानसिक आयु 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देखिएगा IQ का फार्मूला IQ बराबर MA/CA × 100 के अनुसार जो MA है वो 12 है, यानी कि मेंटल एज बालक की जो है वो 12 है, और उसकी जो वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, वो 10 वर्ष है × 100। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो उसकी IQ आएगी 120, अर्थात बालक की IQ 120 होगी तथा IQ वर्गीकरण के अनुसार वह बालक अतिश्रेष्ठ बुद्धि का होगा। तो इस प्रकार से गणना करके, छोटी सी कैलकुलेशन है भाग की और गुना की, इसको आसानी से मैं समझता हूँ कर सकते हैं स्टूडेंट। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 99% मानसिक आयु से संबंधित और IQ से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। अतः इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ करके, वीडियो को बहुत ध्यान से देख करके, और एक बार नहीं केवल कई बार इस वीडियो को देख करके आप परीक्षा में बैठने के लिए जाइएगा, परीक्षा देने के लिए जाइएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जो है हमारा बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। यहाँ पे मैंने बुद्धि की अलग अलग कैटेगराइज की हुई परिभाषाओं को यहाँ पे शामिल किया है, उसके मीनिंग को शामिल किया है, और जो बुद्धि के जो प्रकार हैं उसको यहाँ पे शामिल किया है। तो सीटेट ही नहीं बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए PPT के माध्यम से मैंने जो वीडियोस की श्रृंखला यहाँ पर शुरू की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।